कराऊंगा, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस बार 3-4 क्वेश्चन आया था ना। एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देता हूं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। बायो में 300 प्लस बना क्या किसी का? 300 किसी का बना है क्या? 300 नहीं है, 280, 280 एग्जैक्ट 280। हाँ 2 है। आपका कितना है बेटा? है 2 और 260 के आसपास किसी का है? 260, 240 के आसपास, और 220, 200 के राउंड, 180, 160 के राउंड, 160 के राउंड, 140 के राउंड किसी का है? बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं उठा है ना अभी भी। 300 प्लस, कितना है आपका? अच्छा अच्छा, हाँ कितना है? कैलकुलेट नहीं किए क्यों? कितने लोग कैलकुलेट नहीं किए इंडिविजुअल? देखो बेटा, जितना डरोगे उतने ही पीछे रहोगे, डरना तो पहले बंद करो। टोटल कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है बेटा? कितना है आपका? 250 के राउंड। आपका कितना है? आपका क्या देखना बोलो है, बेकार है, छोड़ो, है ना। देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्या गलतियां हैं उसको समझना, देन उसके बाद उन गलतियों को सुधारना, यही प्रोसेस होता है ना। किसी भी चीज, कोई भी सक्सेस अगर आपको चाहिए किसी भी चीज में, तो सबसे पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए आपकी कमजोरियां क्या है ना। जो भी वीकनेस है आपका, पहले वो आपको मालूम होना चाहिए, देन तभी आप उस चीज पे मेहनत कर पाओगे, काम कर पाओगे। अगर वीकनेस ही नहीं पता है तो आप उस पर मेहनत कैसे करोगे? पहली बात। दूसरा, आप आपने ही वो क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो उसका रिजल्ट देखने में, उसका जो आउटकम है उसको फेस करने में आप ही क्यों डर रहे हो? किसी दूसरे का तो है नहीं, वो आप ही का है, तो आपको पहले फेस करने आना चाहिए, है ना। तो जो भी है उसको फेस करना सीखो, नेगेटिव पॉजिटिव। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, इधर आ जाओ। 3 लोगों के लायक है। अच्छा ठीक है, तो अभी से ही आप लोग, सबसे पहला काम तो आप लोग अपने डर को कम करो। जो डर हावी है आपके दिमाग में उसको कम करो। आप हमेशा ऐसे ही करोगे, आगे क्या होने वाला है, टेस्ट आएगा, आप टेस्ट नहीं दोगे, तैयारी नहीं हुआ है, ऐसे करते करते आप चीज़ों से भागोगे,
भागना नहीं, हमको लड़ना है। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ने से ही आप उसको जीत सकते हो। अगर आप लड़ोगे ही नहीं, भागते रहोगे, डरते रहोगे, तो आप उसको जीत नहीं सकते। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लाइफ के एग्जाम हो चाहे पढ़ाई का एग्जाम हो, आपको तो फेस करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मेरा ऐसा आया है। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग भी क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किए हो, डिटेल एनालिसिस करो। ठीक है, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, बॉटनी में कितना है, जूलॉजी में कितना है, देन उसके बाद और डीप एनालिसिस करो कि भैया मेरा इतना कम क्यों आया है, देन उस पर वर्क करना चालू करना है ना। अब कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपका ठीक ठाक आया है तो बाकी कम किस में आए हैं वो चैप्टर को आप नोट डाउन करके रख लो। आप जब वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर ज़्यादा हार्डवर्क करो। ऐसे ही तो चीज़ें स्ट्रांग होंगी, अपने आप थोड़ी ना होगा, है ना। वरना तो चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, अपने को क्या करना है बेटा, डरना नहीं है किसी भी चीज़ शुरुआत से। वीकनेस का सामना करना है, जो भी आपकी कमजोरियां हैं उसका सामना करना है आपको, और उसको स्ट्रॉन्ग करना है अभी से। ठीक है, चलिए। एक सवाल मैं पूछता हूं सब बच्चे लोग से। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है? हाँ बेटा, कौन सा इजी लगता है? कौन सा इजी है, बायो कि फिजिक्स? बायो 360 मार्क्स का होता है ना। 180 इसका 50% होता है। आप में से आधे लोग 180 200 के आसपास लाए हैं, जहां तक मैं पूछा हूं उसके हिसाब से। इसका मतलब 50-60% ही आप बना पा रहे हो। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज 50-60% आप बना पा रहे हो। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन है जो 80-90 नंबर के आसपास लाया? कोई लाया, नहीं लाया? या फिजिक्स में 80-90 के आसपास कोई लाया, नहीं लाया? अच्छा, केमिस्ट्री में 60-70 के आसपास कोई लाया? 60-70 के आसपास लाए। और फिजिक्स में भी 60-70 के आसपास नहीं लाए। तो ये कितना परसेंट होगा टोटल का? 40% के आसपास। 180 मार्क्स का होता है ना, तो कितना हुआ ये? 40% के अराउंड। और कई लोग जो 180-200 ला रहे हैं वो 60% के अराउंड, तो कितना डिफरेंस है? 20% के आसपास का डिफरेंस है ना। अगर इजी है तो आपको 70-80% लाना चाहिए बायो में, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक बोल रहा हूँ ना, 70-80% के आसपास एटलीस्ट तो आना चाहिए बायो में। तो 80% कितना होगा इसका 360 का? अरे 72 माइनस कर दो इसका, 360 कितना हो जाएगा? 288, मतलब 280 प्लस। 280 प्लस तो बहुत कम लोग लाए हैं यहाँ, 260 प्लस भी बहुत कम लोग लाए हैं। कहने का मतलब ये है चीजें आसान हैं, लेकिन हमको उसको सिस्टमेटिक लेके जाना है। ठीक है, बायो बहुत इजी है, बट उसका एक सिस्टम होता है पढ़ने का। सिस्टम क्या है? आपको कम से कम बायोलॉजी जो है आपको एनसीईआरटी 25-30 बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से। 25-30 बार मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप 330-340 क्रॉस करना चाहते हो तो कम से कम 40-50 बार हो जाना चाहिए, है ना। कई लोगों को टेंशन में आ गया होगा कि भाई मैं तो 5-7 बार ही सोचा था, 5-7 बार कर लेंगे बहुत बड़ी बात है। 5-7 बार तो ऐसे ही हो जाएगा बेटा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बायो सिर्फ थ्योरी रटने से नहीं होने वाला। थ्योरी रटने से आप ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 के आसपास ला सकते हो। असली खेल चालू होता है 280 मार्क्स के ऊपर। कहाँ से? 280। 280 प्लस के बाद ही एक्चुअल में खेल चालू होता है बायोलॉजी का। क्या खेल चालू होता है? स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, थोड़े घुमावदार क्वेश्चन, जिसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चन होता है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन रहेगा लेकिन वो ट्रिकी रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लाइन याद तो करना ही है बट उसकी एक एक मीनिंग पता होना चाहिए। एनसीईआरटी एक समरी के जैसा है, पूरा एलोबरेट नहीं किया है। अगर आप में से कोई सीजी बोर्ड या आईसीएससी बोर्ड के होंगे ना, उसमें एलोबरेट करके बताता है थ्योरी, इसमें एकदम शॉर्टकट में बता दिया। उसका मीनिंग आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। याद होना ही चाहिए लाइन, बट उसका क्लियर कट मीनिंग पता होना चाहिए। देन आप असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो छोटे से होते हैं लेकिन बहुत ट्रिकी होते हैं, उसको आप बढ़िया से सॉल्व कर पाओ। ठीक है? तो 250, 260, 270 तक आप ला सकते हो आराम से। उसके बाद ही मेन आपको साल भर मेहनत करना है। उसके बाद के मार्क्स के लिए साल भर आप जो रगड़ते हो ना, वो सिर्फ वही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए जो आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है? तो चीज़ें बहुत आसान है, आराम से आप 320, 330 आराम से क्रॉस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट जैसे मैं बताया हूँ, एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है आपको। नहीं समझ आया तो टीचर से पूछना है। हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी की। क्लियर हो रहा है बात? देन जितना बुकलेट मिलेगा, जो भी बुक्स है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपको। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो एमसीक्यू नहीं छोड़ना है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं अरे इजी है, बायो है, थ्योरी पढ़ लिया याद हो गया, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, आपको एनसीईआरटी की लाइन का मीनिंग नहीं समझ आएगा। ये मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ बेटा। आपको 330 क्रॉस करना है तो ये एकदम छोटा सा ही काम बताया आपको, बहुत भारी चीज नहीं बताया आपको। बस यही फॉलो करो। 320, 330 आराम से क्रॉस होगा आपका। आराम से क्रॉस होगा मतलब उससे ज्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। पिछले साल भी मेरे पार्ट में मैक्सिमम बच्चों का, मैं जो टेस्ट लेता हूँ मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों का, मान के चलो कि 180 मार्क्स का था मेरा पार्ट, तो 170, 176, 175 मैक्सिमम बच्चों का ये आया ही है। ठीक है? मैं जो भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस दूंगा वो आपको साल भर रखना है। उसको हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए जो मैं आपको साल भर दूंगा। आप मान के चलो कि 50% क्वेश्चन जो है मिनिमम, वो मेरे साल भर के टेस्ट पेपर से आएंगे। 50%, 25 to 30% क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड आएंगे। 20% मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे से आएंगे या मैं जो क्वेश्चन दूंगा, जो है ना, बट वो 20% क्वेश्चन जो है, जो ट्रिकी है, जो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, वो आपके स्मार्टनेस से आएगा। स्मार्टनेस का मतलब आप जो लर्न किए हो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप वो 20% क्वेश्चन को बना सकते हो। समझ आ रहा है? कई बच्चों का 170, 175, 176 आया है मेरे पास में। ठीक है? तो एकदम सिंपल सा, ये आप सारे सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हो, बायो में स्पेशली, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस रेगुलर स्टडी, रेगुलर थ्योरी रीडिंग करना, रेगुलर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझते जाना है और क्वेश्चन भर भर के सॉल्व करना है। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, छोटा चैप्टर हो या बड़ा हो, इजी हो चाहे हार्ड हो। ठीक है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, ये कुछ 3 वर्ड्स हैं ये, है ना, इसका मीनिंग बताते जाओ। नए बच्चे लोगों से पूछेंगे, पहली बार जो है, कौन है? हाँ बता बेटा। ब्रीथिंग क्या होता है? बहुत ईजी है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नीचे है, वो दूसरा है। देखो एक और चीज, जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को पता है, मेरी क्लास में आप एकदम फ्रीली आपको आंसर करना है। आंसर सही भी हो या गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर देने की आदत डालनी है। गलत आंसर दोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, और सही आंसर दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दोनों का अपने अपने फायदे हैं, और मेरे नज़र में तो गलत आंसर देने का फायदा ज़्यादा है, क्योंकि आपको आंसर याद रहेगा कि मैंने ये आंसर गलत किया था, एग्जाम में आपको वो ध्यान रहेगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कौन क्या सोचेगा कौन क्या बोलेगा। बता बेटा। चल रहा है, हाँ बता। ब्रीथिंग मतलब कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता बोलना ना उसमें, हाँ नहीं उसमें शर्माने वाली बात नहीं। आप बताओ बेटा, आप बताइए। हाँ ब्रीथिंग मतलब बेटा, हाँ जो जो आता है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत सही की चिंता नहीं करना है। डर हटाओ, पहली बात आपको, सबसे पहली बात तो आपको डर हटाना है अपने मन का। डर डर के कोई चीज हासिल नहीं होता जीवन में। बोलो, नहीं पता तो नहीं पता बोलना था, ठीक है। बता बेटा, ब्रीथिंग मतलब क्या है, फिर बोलो, बताओ। बता बेटा, ब्रीथिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब ये बोलेगा कि मैं भी तो वही बोला हूं, है ना। इनटेक ऑफ O2 और एक्सहेल ऑफ CO2। आप O2 इनहेल करते हो, हाँ। अब आप क्या इनहेल करते हो, O2 इनहेल करते हो। क्या इनहेल करते हो, O2, ऑक्सीजन। हाँ मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन, अच्छा नहीं पता था मेरे को। हाँ क्या इनहेल करते हो, CO2, एयर। क्या इनहेल करते हैं बेटा, एयर की O2, O2। क्या इनहेल करते हैं, O2, एयर। हाँ एयर एयर, दो बार एयर। बोलना बेटा, देख दो ही चीज चल रहा है यहाँ पर मार्केट में, या तो O2 चल रहा है या एयर चल रहा है। क्या आपके हिसाब से क्या इनहेल करेंगे, हैं, ऑक्सीजन। हम लोग ICU में बैठे हैं क्या, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, हम लोग एयर इनहेल करते हैं। कई लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा, क्या फालतू बात है, एयर में तो ऑक्सीजन होता है। एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। हम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं करते हैं, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन ज्यादा देर तक करेंगे तो टॉक्सिक है हमारे लिए। एक होता है ना, अति सर्वत्र, क्या संस्कृत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हाँ जो भी है, हाँ किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। नेचर आपको यही सब बताता है। तो ब्रीथिंग क्या होता है, दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यही नहीं पता कि इनहेलेशन किसका कर रहे हैं और एक्सहेलेशन किसका कर रहे हैं, तो हो गया ना कबाड़ा, है ना। अब उसमें स्टेटमेंट दे दिया, है ना, इन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है, देर इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नीचे उसका रीजन में कुछ भी दे देगा। उसके बाद अब गए कहानी, हाँ अरे ये तो हम सही बोल रहे हैं, ये ऑक्सीजन ही तो करते हैं हम लोग, ये नहीं करते भैया, हम लोग एयर इनहेल करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। उस एयर में ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा। पहली बात समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे मैं पूछ रहा हूं, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ है, कितने जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बॉडी में, 4, 2। वो 2 कहाँ है,
और हाँ, कहाँ कहाँ? अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। कैसे, क्यों होगा वो डिफ्यूजन? हायर से लोअर, हायर से लोअर दो जगह होता है, कहाँ? एक लंग्स में होता है और एक टिश्यू के आसपास, ठीक है, वो आगे बताएंगे, है ना। देन उसके बाद व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ बेटा, ब्रीदिंग ऑफ एयर, वो तो अलग चीज है भाई। आप बताओ बेटा, ये मुंडी नीचे कर रही, आप बताओ रेस्पिरेशन क्या है? आप बताओ। हाँ, आप बताओ। हैं? आए थे क्या? पहले आए थे क्या? आपको नहीं आया था? आप बताओ बेटा, रेस्पिरेशन क्या है? चार पांच, तीन चार, चार पांच लोग जो नया आया है वो लोग सोच रहे हैं साला पाप कर दिए क्या आज पहली बार क्लास में आए। पता बेटा रेस्पिरेशन क्या है? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे बोलो तो नहीं बोलो, सीधा नहीं बताओगे बोलो। आप बताओ, आए थे डेमो में आया था ना? बताओ। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, आप बताओ बेटा। आप बोलो। नहीं पता, साफ इनकार। रेस्पिरेशन क्या होता है? दैट इज एनर्जी मेकिंग प्रोसेस, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। इस चैप्टर में आपको ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन बोल दिया गया है, इस चैप्टर में ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन बोल दिया गया है बोलचाल की भाषा में, बट टेक्निकली रेस्पिरेशन इज एनर्जी मेकिंग प्रोसेस बाय द सेल, है ना। किसी भी सेल के द्वारा, किसी भी सेल के द्वारा ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या करेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनाने के प्रोसेस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी प्रोसेस, दैट इज अ रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है। चलो ये तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक सा हो गया। अब जैसे कि हम चालू करेंगे ब्रीथिंग से, तो ब्रीथिंग का मतलब होता है बॉडी के अंदर एयर को ले जाना और बॉडी के बाहर एयर को छोड़ना। तो एयर में मेनली हम ऑक्सीजन लेंगे इनटेक करते समय, और जब हम एक्सेल आउट करेंगे तो मेनली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए इनहेलेशन के मुकाबले। ध्यान रखना, इनहेलेशन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप देखोगे ह्यूमन में, अब मुझे एक और चीज मैं पूछूंगा, ऐसे इन जनरल देखो आप लोगों को नहीं याद है या भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई कितना आपको पता है, बस बाकी बताएंगे तो अपन पूरा ही, ये तो जनरल पूछ रहा हूँ। अब इनहेलेशन एयर का होता है, एयर में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कम, ठीक। एक्सहेलेशन किसका होगा? एयर का ही होगा, एयर का ही एक्सहेलेशन होगा, जिसमें नाइट्रोजन जितना जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा एक्सहेलेशन जब अपन करेंगे? हैं? CO2 ज्यादा होगा, पक्का? और डेटा पूछूंगा, हाँ बता बेटा, CO2 ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा? 250 प्लस लाइए ना, हाँ बताओ। थोड़ा सा सोचो बस, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो आना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा,
जो एयर हम एक्सेल आउट करेंगे, जो एयर हम एक्सेल आउट करेंगे, उनमें उस एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम प्रेशर देखेंगे या क्वांटिटी देखेंगे तो किसका ज्यादा होगा? CO2 का कि ऑक्सीजन का? CO2 का। चलो अब एक छोटा सा ना वो दिखा रहा हूं आप लोगों को, NCERT का ना, ये वाला निकालो। ये बस आप लोगों को ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ऊपर। चैप्टर अभी चालू नहीं किया हूं मैं। ये दिख रहा है ये वाला? ठीक है, अब इसी को देखना। एक मिनट बेटा, इसको ये एटमॉस्फेरिक एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 159, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 0.3 mmHg में होता है। ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, लेकिन जो एक कंफ्यूजन रहता है बस ऐसे ब्रीथिंग के ऊपर एक क्वेश्चन। तो एटमॉस्फेरिक एयर का ये वाला जाएगा अंदर, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है, बहुत कम है, बहुत कम। एल्विलाई में कितना हो जाएगा? 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। ये आफ्टर डिफ्यूजन है, क्योंकि आ 159 रहा है, आ 159 रहा है। अगर डिफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मतलब ऑक्सीजन अगर ब्लड में नहीं गया होगा, दैट इज एक्सचेंज नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 159 होना चाहिए, लेकिन कितना है? 104। इसका मतलब 55 जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर था, 55 यूनिट जो रहता है ऑक्सीजन, कहाँ चले गया? ब्लड में चले गया, तभी तो 104 बचा। 159 में से 55 जो रहता है वो ब्लड में आ गया होगा ऑक्सीजन, तभी तो यहाँ पर कम बचा है यहाँ के मुकाबले, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है एल्विलाई में? हम जब सांस ले रहे हैं तो 0.3, बट यहाँ पर कितना है? 40। इसका मतलब क्या हुआ होगा? ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डिफ्यूज हुआ है, ठीक। अब डिफ्यूजन के बाद इसका क्या होगा? इतना प्रेशर ऑफ गैस का क्या होगा भाई? अंदर आया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद इस एयर को क्या करेंगे? एक्सेल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्सेल आउट होगा। तो अब इस एक्सेल आउट होगा तो इसमें ऑक्सीजन कितना बाहर जाएगा? 104, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाएगा? तो कौन ज्यादा है? हाँ, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगा और ऑक्सीजन ही ज्यादा बाहर निकलेगा। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा तो ना कि फेंका जाएगा बाहर बॉडी से, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता। और अगर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया तो आदमी मर जाएगा। अरे तो अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाएगा तो खून साफ, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने बता दिया, चलो ये इतना क्लियर हो गया। अब जैसे बेटा ब्रीथिंग, देयर इज इनहेलेशन ऑफ एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, एक्सहेलेशन ऑफ एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है इन रेस्पेक्ट टू इनहेलेशन ऑफ एयर। ये ऐसा पूछता है, दो चीजों के हिसाब से पूछेगा कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कि कम है, या इनहेलेशन जो हुआ है उसके रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या कम है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? मैंने क्या बोला? आपसे पूछेगा कि भैया इनहेलेशन हो गया, एक्सहेलेशन जब करेंगे तो पहला क्वेश्चन, एक्सहेलेशन के समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज्यादा एक्सहेल आउट होगी? ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, एक्सहेलेशन ऑफ एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा उसकी क्वांटिटी इनहेलेशन के समय के मुकाबले ज्यादा है या कम है? तो अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है वो इनहेलेशन वाला कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है।
और ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में कम। तो किसके कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछ रहा है ये ध्यान रखना है, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, चलिए। तो जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, एक ऑर्गन है जिससे हम सांस अंदर लेते हैं, एक्सचेंज होगा, देन सांस बाहर छोड़ेंगे। तो वो ऑर्गन क्या है हमारे बॉडी में, क्या है, लंग्स है। तो दुनिया के सारे एनिमल्स के पास लंग्स होगा क्या? सारे एनिमल्स के पास लंग्स होगा। मछली के पास भी लंग है, तो बाहर निकल जाएगी, पकड़ने जाओगे तो भागेगी जमीन पे। उसके पास क्या है, गिल्स है। इसका क्या मतलब हुआ, पानी में रहती नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है या ब्रीथिंग के लिए ऑर्गन है। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हमारे में लंग्स होता है, वैसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होगा, ठीक है। समझ आ गया बात आप लोगों को? चलिए, देन नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हटा दूं इसको? क्या क्या होते हैं बताओ, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बता दिया, दो क्या क्या, गिल्स और लंग्स। और क्या क्या हो सकता है? स्किन हो सकता है, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल किसके में होगा, पढ़े हो आप लोग? किसके में? अर्थवॉर्म। स्किन किसके किसके में होगा? फ्रॉग और, बोलो, फ्रॉग और हमारे में होगा। चलो एक एक करके लिखते जाएंगे। अच्छा, किसी के पास क्यूटिकल नहीं है, स्किन नहीं, तो वो एयर को कैसे लेगा या ऑक्सीजन को कैसे इनटेक करेगा? हाँ बेटा, यूनिसेलुलर मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसे करेगा? सीधा सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन करेगा, है ना। एक एक करके लिखते जाएंगे। बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको लिख नहीं रहा हूं, फटाफट लिखना है, 4-5 तो लाइन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल स्पॉन्ज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कौन करेगा? स्पॉन्ज। क्यों? स्पॉन्ज जो रहता है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर है, बट वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उसके पास टिश्यू या ऑर्गन नहीं है, कोई एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है ना। और वो क्या बेटा, सिंपल एनिमल है, मल्टी सेलुलर सिंपल एनिमल है, ठीक। मल्टी सेलुलर सिंपल एनिमल का मतलब सेलुलर लेवल का है, उसके पास टिश्यू भी नहीं बना हुआ है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल के, तो हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड वास्कुलर सिस्टम है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट इसके पास तो बेटा ऑर्गन छोड़ो, टिश्यू भी नहीं है। तो हर एक सेल इंडिविजुअली क्या करता है, वाटर ऑक्सीजन को इनटेक करता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल है ना। नेक्स्ट लिखेंगे बॉडी सरफेस सिलेंट्रेट्स टिनोफोर्स, बॉडी सरफेस सिलेंट्रेट्स टिनोफोर
पैरासिटिक फ्लैटवॉर्म, पैरासिटिक को हटा दो, पैरासिटिक में मत करो, सिंपल फ्लैटवॉर्म्स कर दो, सिंपल फ्लैटवॉर्म्स। क्योंकि पैरासिट जो होते हैं वो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में है ना, स्पेशली इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो वहाँ कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे मॉइस्ट क्यूटिकल, थर्ड लाइन, थर्ड मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म, क्यूटिकल समझते हो, स्किन को ही क्यूटिकल भी बोलते हैं, अर्थवॉर्म के स्किन को ही क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म एंड देन उसके बाद मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन कौन करेगा, फ्रॉग। क्यूटिकल वर्ड स्पेशली अर्थवॉर्म के लिए लेते हैं, वो भी टाइप ऑफ स्किन है अर्थवॉर्म में लेके, मतलब आपका एनालिट्स में, एनालिट में क्यूटिकल वर्ड यूज करते हैं। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन वर्ड आएगा ना कभी भी, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन स्पेशली अगर वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है एनालिट्स का होता है। तो एनालिट में और क्या एग्जांपल है अर्थवॉर्म के अलावा, लीच, नेरिस। तो अगर आपका अगर आता है कि रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना, तो अर्थवॉर्म के अलावा अगर लीच या नेरिस होगा तो भी आपको आंसर टिक करना है ना, समझ आ रहा है। हाँ, देन नेक्स्ट गिल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स कौन कौन करेंगे, फिश, फ्रॉग, फ्रॉग में कौन, टेडपोल और फ्रॉग ना, फ्रॉग कहाँ से गिल्स का शुरू करता है बेटा, टेडपोल, पूरा एग्जैक्टली ध्यान रखो भाई, फ्रॉग मत कर देना, फ्रॉग के बाद गिल्स कहाँ से आ जाएगा। हो गया फिश, देन मोलस्क, मोलस्क फाइलम मोलस्का के एनिमल, एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में कौन कौन आएगा, क्रैब, स्कॉर्पियन, बिच्छू पानी में रहता है क्या, कहां से देख ली बेटा, क्या आएगा, प्रॉन, खाओ कभी प्रॉन खाओ, खाइए बेटा प्रॉन, क्या क्या खाते रहते हो, क्रैब खाइए, क्रैब, अब नहीं बोलोगी पक्का मालूम था मेरे को। हाँ, क्रैब कोई खाया, मत खाया करो बेटा सब चीज, क्या क्या खाते रहते हो। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स का एग्जांपल क्या क्या है, प्रॉन, क्रैब, ये दो बेसिक एग्जांपल ध्यान रखो। तो गिल्स का क्या क्या हो गया बोलो, फिशेस, मोलस्का और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जैसे लाइक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक प्रॉन, क्रैब और टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, ऐसा एक सीक्वेंस में क्लियर हो कि यही सब एग्जाम में आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है यही सब। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रैकियल ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब, इसमें एग्जांपल लिखेंगे कौन करता है, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब का एग्जांपल इंसेक्ट। नींद में भी एग्जांपल ये वाला याद रखना है आपको,
आपको अगर चक्कर भी आए एग्जाम में, तो अगर ट्रैकियल ट्यूब किसका है वो याद रखना है, किसका है, इंसेक्ट का। समझ आ रहा है? बेहोशी की हालत में भी आपको याद होना चाहिए कुछ कुछ चीजें, इतना इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है या सेमी कॉन्शियस होता है, तो ऐसे ऐसे रहता है ना, मतलब आधा होश, नशे टाइप, मतलब कोई अगर बेहोश है या सेमी कॉन्शियस है, तो उसको जगाने के लिए सबसे पहला चीज क्या पूछते हैं उससे, तुम्हारी बुआ के बेटी के बेटे का नाम क्या है, तुम्हारे फूफा का नाम क्या, ऐसा पूछेंगे? नहीं, उसी का नाम पूछते हैं। कहाँ रहते हो नहीं पूछेंगे, वो सब भूल जाएगा। एक चीज जो होता है इंसान कभी नहीं भूलता, हाँ सर, उसका नाम। किसका नाम? खुद का नाम। खुद का नाम कभी नहीं भूलता। अगर वो खुद का नाम भूल गया मतलब मेमोरी डिलीट हो गया उसका, तो खुद का नाम याद रहता ही है। ऐसे ही अभी बीच में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था, वो चक्कर आ गया था उसका, तो आँख आँख ऊपर नीचे हो गया। तो तो उसमें क्या है ना, ऐसे सुना पूछते हैं, ए भैया उठो उठो, क्या हो गया, ऐसे नहीं करते, जोर से उसको चिमटी काटते हैं या झापड़ मारते हैं, और ऐसे पहले हिलाया हिलाया, उसका नहीं आया था, उठो वैसे कर। उसके बाद मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा था, तो स्टाफ से पूछा उसका नाम क्या है, ऐसा करके जैसे उसका नाम, हाँ, जैसे एकदम पानी से बाहर निकालते हैं किसी को, सांस लेते बन गया वैसा टाइप। तो वैसे ही आपको अपने नाम के साथ कुछ कुछ बायोलॉजी के टर्म्स हैं जिसको आपको एकदम याद रखना है ना, बेहोशी की हालत में भी याद होने चाहिए। उसमें से इंसेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी टॉपिक इंसेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, चाहे एक्सक्रीटरी हो, कोई भी चीजें इंसेक्ट से रिलेटेड आएगा तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इंसेक्ट से रिलेटेड आता ही है। ठीक है, चलिए, देन उसके बाद लंग्स। उसके बाद लंग्स। लंग्स के थ्रू कौन कौन करता है भाई? फ्रॉग और रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, मतलब टेट्रापोड्स। तो लंग्स में एग्जांपल क्या लिखोगे? टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स में 4 क्लास आता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ऐसा लिख लेना ना, टेट्रापोड्स करके लिखना, ये क्या एनिमल किंगडम से भी रिलेटेड होता है ना कई बार। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स, तो क्या है, अगर एग्जाम्पल में सब चीज दिया है लेकिन ये 4 चीज नहीं दिया है, क्या क्या? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स नहीं दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है टेट्रापोड्स। सर खुजाते मत बैठना, साला पढ़े कुछ और थे, क्या है ये, टेट्रापोड में ध्यान ही नहीं जाएगा फिर, इसीलिए इसको टेट्रापोड लिखवा दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को? टेट्रापोड पता है ना क्या है? टेट्रापोड क्या होता है? फाइलम है कि क्या है ये, कि सब फाइलम है? सब फाइलम नहीं है ये, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है। वर्टिब्रेटा के अंदर क्लास, क्लास तो ये है मैमल, एमल जो है एम्फीबिया वो क्लास है, तो ये क्या है? ऑर्डर, ये सुपर क्लास है। ठीक है, टेट्रापोड क्या है? सुपर क्लास, ध्यान रखना। टेट्रापोड इज अ सुपर क्लास, सुपर क्लास के अंदर फिर 4 क्लासेस।
तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है, क्यूटेनियस मतलब स्किन। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ऑप्शन में फ्रॉग रहता है, ऑप्शन में फ्रॉग रहता है कई बार क्यूटेनियस में, और अगर अर्थवॉर्म नहीं दिया है तो क्या करोगे? अर्थवॉर्म नहीं दिया है तो क्या करोगे? फ्रॉग ही आंसर लोगे, क्योंकि क्यूटीन स्किन को ही, स्किन का ही सिनोनिम होता है क्यूटीन, CUTIN, क्यूटीन। क्यूटीन वर्ड जो रहता है वो सिनोनिम है किसका? स्किन का। ठीक है, तो ज्यादातर ये वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? अर्थवॉर्म के लिए। बट फ्रॉग के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, फ्रॉग में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वर्ड ले लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन रेस्पिरेशन को ही बोलते हैं। चलिए देन उसके बाद देखेंगे बेटा, ह्यूमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ बेटा। बकल के बेटी, हाँ क्या है तो? नहीं नहीं, ये लंग्स तो फ्रॉग के लिए ना। टेडपोल में मैंने क्या बताया? गेल्स बताया है। देखो फ्रॉग में एक एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, और एक लार्वा। ठीक, तो क्या क्या होता है समझ लो। लार्वा में आपको क्या मिलेगा? गिल्स। और एडल्ट फ्रॉग में क्या क्या मिलेगा? स्किन मिलेगा, बक्कल कैविटी मिलेगा, बक्कल, उसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है ना। तो बक्कल कैविटी के थ्रू जो करता है एक्चुअल में वो स्किन से ही करता है, ऐसे फैलाता है स्किन को, है ना। देन उसके बाद लंग्स। सबसे ज्यादा वैरायटी का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो फ्रॉग के पास होता है, फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट। एम्ब्रियो टू एडल्ट सबसे ज्यादा वैरायटी का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फ्रॉग के पास होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं। बक्कोफेरेंजियल क्या होता है? जो बक्कल कैविटी का स्किन के थ्रू करता है। ठीक है, हटा दूं इसको तो ध्यान रखना। अरे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन क्या क्या देखेंगे बेटा? एक तो होगा क्या? कंडक्टिंग पाथवे, और दूसरा एक्सचेंज जोन। ठीक है, कंडक्टिंग पाथवे क्या होता है कि ये एक सिर्फ रास्ता है जहां से एयर लंग्स के अंदर तक जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज जोन वो होता है जहां पर एयर का एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ। ठीक, समझ आ गया बात? ठीक है, चलो तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। इधर देखेंगे बेटा, ऊपर से एयर जाएगा कि नीचे से?
चलिए, ये जो दिख रहा है तो पता ही होगा क्या है ये, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? इट कवर्स द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। एक वर्ड होता है गलेट, GULLET, गलेट, और एक होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इसकी ओपनिंग को बोलते हैं, गलेट किसकी ओपनिंग को बोलते हैं? इसोफेगस की ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। तो यहां पर मान के चलो किसकी ओपनिंग है बेटा? इसोफेगस, दैट इज गलेट, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। राइटिंग में अगर कुछ दिक्कत होगी किसी को तो बता देना। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक। चलिए अब देखते हैं बेटा, एयर इधर से आ रहा है नॉस्ट्रिल से, तो इधर स्टार्ट करेंगे अपना। नॉस्ट्रिल से क्या होगा? एयर अंदर जा रहा है, देन नेसल पैसेज हो गया। नेसल पैसेज के बाद जो सबसे लास्ट आता है दैट इज नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स से एयर कहाँ जाएगा? एक कॉमन एरिया में जहां पर फूड और एयर दोनों के लिए रास्ता होता है। तो फूड और एयर दोनों इसी कॉमन पैसेज में आता है, पाथवे में आता है, एक रास्ते में आता है। दैट रास्ता इज नोन एज फेरिंग्स। ध्यान रखना, एयर हर जगह सेपरेटली चलता है, एक जगह को छोड़ के। कौन सा वो एक जगह है? फेरिंग्स, क्योंकि वो फेरिंग्स वो जगह है जहां से फूड भी पास होता है। बाकी एयर के लिए पूरा सेपरेट पैसेज होता है। हमारा ये एक्सटर्नल लेयर हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया, देन इंटरनल आपका हमारा ये क्या हो गया? नेसल चैम्बर हो गया। नेसल चैम्बर के पीछे इंटरनल लेयर्स होते हैं। देन उसके बाद नेसोफेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स का वो हिस्सा जहां पर नॉस्ट्रिल ओपन होता है, दैट इज नेसोफेरिंग्स। देन उसके बाद कॉमन एरिया, दैट इज फेरिंग्स, है ना। जैसे इसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, वैसी फूड पाइप की ओपनिंग जो होती है, या सॉरी ये जो माउथ की जो ओपनिंग होती है उसका लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस समझ लो कि अलग अलग होता है। ठीक है, देन उसके बाद फेरिंग्स कॉमन है। देन एयर यहां से इधर मूव करेगा और फूड यहां से, तो एक क्रिस क्रॉस एरिया बनता है ये। मतलब कायदे से इसको इधर जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए, बट ऐसा क्रॉस करके इधर आएगा, फूड क्रॉस करके इधर आएगा। तो फूड जब क्रॉस करके आएगा तो भैया ये कॉमन पैसेज है, तो वो एयर पाइप में भी तो जा सकता है फूड। इसीलिए क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किस टाइप का स्ट्रक्चर है? किस टाइप का स्ट्रक्चर है? कार्टिलेजिनस, इट इज इलास्टिक कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ध्यान रखेंगे ये कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। और ये खुलता बंद होते रहता है, इलास्टिक है, बंद होते रहेगा। हाईली सेंसिटिव होता है। यहां पर अगर कुछ भी फूड आया तो फट से बंद हो जाएगा, यहां पहुंचने से पहले बंद हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये खुला रहता है या बंद रहता है? खुला रहता है कि बंद रहता है? ज्यादातर ये खुला रहता है। बंद कब होता है? जब, और जब हम बात करते हैं तो ये खुला रहता है कि बंद रहता है? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो क्या होगा? अरे भाई खुला रहेगा तभी तो एयर बाहर जाएगा। अब यहां पर साउंड बॉक्स है, वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है। तो जैसे ही अरे वो होली में बजाते हैं ना सर, एकदम जोर से बजाते हैं ना ऐसा करके, सुने हो? तो उसमें क्या रहता है? वोकल कॉर्ड जैसे दो ठो ऐसा एक, अरे यार पतला सा एक पॉलिथीन का एक लेयर रहता है, पॉलिथीन प्लास्टिक का कुछ रहता है ना, हल्का सा ऐसा रहता है। जैसे फूकोगे तो वो क्या होता है? एक छोटा सा ओपनिंग होता है। तो जैसे थोड़ा सा ओपनिंग से एयर प्रेशर से जाता है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो वैसी टाइप का क्या एक कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड क्या है? एक कॉर्ड है, रस्सी के जैसा है। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे गिटार बजाते हैं तो उसका अगर रस्सी को लूज कर दोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। जैसे ही उसके कॉर्ड को कसते हैं अपन, कभी गिटार विटार पकड़े हो जीवन में? छुए बस हैं सर वो, ऐसा। तो गिटार का अगर जितना कसोगे उतना उसके स्ट्रिंग्स टाइट होते हैं, उतना फाइन साउंड प्रोड्यूस होता है ना।
तो वैसे ही वोकल कॉर्ड है, जितना तनाता है उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा लगता है ना, कुछ कसाहट सा लगता है ना। आप बात करते हो, वैसे तो आप लोग बहुत बात करते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कुछ। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो क्या करता है, वोकल कॉर्ड को खींचता है। नॉर्मल जब आप सांस छोड़ो तो आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि आवाज, ये वोकल कॉर्ड है, साउंड एयर यहाँ से बाहर निकल रहा है। एयर जब बाहर निकलता है तो ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मली जब आप सांस छोड़ते हो तो साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं रहता। समझ आ रहा बात? जब हम बात करना चाहते हैं तो क्या होता है, मसल्स कॉर्ड को स्ट्रेच करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है एयर बाहर निकलने का। बताना ये चाह रहा हूं कि जब हम खाना खाते हैं और उसी समय बात करते हैं तो क्या होता है, ये खुलता है, ये खुला, हम खाना खाते हैं, बंद हो गया, फिर खाना गटके ये बंद हुआ, फिर बात किए खुल गया। मुंह में खाना चबाते होता है, मम्मी आज क्या हुआ, बता रोटी में क्या हुआ, हाँ बता क्या हुआ, अंदर बंद, सुनो मैं बता रही हूँ, ये खुला। उसके बाद अचानक से बता रहे हूँ, बंद कर रहे हूँ, ये ऐसे करते करते कई बार ऐसा मैं भूल गया क्या करना। तो खाना जैसे ही यहाँ पर आता है फिर हिचकी आना चालू होता है ना। फिर हम पानी वानी पीते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग जो हैं, पुराने ज़माने नहीं बोलूँगा मैं, है ना, मम्मी पापा लोग भी बोलते हैं खाते समय बात नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कभी कभी क्या होता है, ये बंद चालू और आप खा रहे हो, गटक रहे हो, फिर बोल रहे हो, फिर खुला, खा रहे हो, फिर उसके बाद बंद हुआ, फिर गटक रहे हो, बंद हुआ, फिर खुला, ऐसे करते करते कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी चोकिंग हो जाती है। कई लोगों तो निपट भी जाते हैं, खाना खाते खाते बात करते समय निपट जाते हैं, मतलब खाना घुस गया। अब अचानक से कोई हार्ड चीज़ खा रहा है, कोई बड़ा चीज़, और गटक लिया, उसी समय बोलने की कोशिश किया तो ये बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा, गया फिर एयर ब्लॉक। फिर क्या होगा, है क्या हो जाएगा, सांस नहीं आएगी। तो क्या करोगे आप ऐसे में? चोकिंग हो गया किसी को तो क्या करोगे? पानी पिलाओगे उसको? नहीं, और बात कर और बोली थी ना। तो ऐसा होता है। तो आजकल एक टेक्निक होता है, आप यहाँ पकड़ के उसको जोर से ऐसा, सामने से पकड़ के ऐसे नहीं दबाना है, ऐसा पीछे से जा करके उसको जोर से ऐसा प्रेस करना है। जब एब्डोमिनल प्रेशर होगा तो डायफ्राम पुश होगा तो लंग्स को पुश करेगा, तो एयर बाहर निकलेगा, तो यहाँ से सामान जो भी यहाँ घुसा है वो बाहर निकलेगा। ऐसा। अब ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं करना, जोर से पकड़ के ऐसे, यहाँ मत पकड़ के हड्डी उड्डी मत तोड़ देना। लंग्स पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालते हैं करके, यहाँ नहीं, एब्डोमेन में होना चाहिए, जस्ट यहाँ, है ना, जोर से ऐसा। भले अतड़ियाँ रप्चर हो जाए, वैसे नहीं होगा। अब ऐसे नहीं लेटा के चढ़ जाओ उसके ऊपर, तेजी से बाहर जाएगा, ऐसा नहीं करना, खड़े करके ही करना है ना। लेटे लेटे करोगे कहाँ जाएगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं उल्टा लटका के करोगे, रुक तेरे को बताते हो। चलिए, तो एपिग्लॉटिस के बारे में आता है, ये किस टाइप का टिश्यू है, दैट इज कार्टिलेजिनस टिश्यू। क्लियर हो गया बात आप लोगों को? देन उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, भाई देखो यहां से मैंने बता दिया, देन एंटर करेंगे कहां पर, दैट इज एयर पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है ये भी कार्टिलेजिनस होता है, बट सी शेप कार्टिलेज होता है, ठीक है। ट्रैकिया जो है इसमें सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कैसे होता है बेटा, ये कुछ इस तरीके का होता है ऐसा। तो आप इमेजिन करो ये ट्रैकिया है, क्या है ये, ट्रैकिया, ये ऐसा ट्रैकिया है लंबा सा, ठीक है, और ये क्या है, सी शेप कार्टिलेज। क्लियर हो रहा है? तो ये ऐसा सी शेप कार्टिलेज पूरा ट्रैकिया के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। आप छू के देखो, यहां पर छू के देखो, सब ऐसे छुरे से जीवन में पहले कभी छुए ही नहीं, लग रहा है ना ऐसे, ऐसा ऐसे जैसा छू रहे हो तो ऐसा लग रहा ना, ये 1 2 3 4 ऐसा लग रहा ना, 1 2, आप गिन पा रहे हो ऐसा?
अरे भाई इसे शर्माना क्या है, अपने ही ट्रैकिया छू रहा, दूसरे को थोड़ा बोल रहा हूँ। छू के देखो, याद रहेगा, इससे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्या है बेटा, ये ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज होता है। बात समझ आई? सी शेप होता है, कंप्लीट रिंग नहीं होता, इनकम्प्लीट रिंग होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है? वाह, इसोफेगस इसके बाजू में थोड़ा चिपका रहता है। आप सांस ले रहे हो नॉर्मल, तो बेटा ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज इसको एक्सपांड नहीं होने देगा ना, ये तो हार्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, सी शेप का ये वाला हिस्सा कहाँ है? इधर है कि इसके पीछे होगा? पीछे होगा ना, ऐसे नहीं तो फिर आपको ऐसे नरम नरम से स्किन लगेगा, ऐसे दबा रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है। तो ये कहाँ रहेगा? ये डॉर्सली रहेगा। ये कहाँ रहेगा? ये वेंट्रल है, ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये क्या करता है, ये कोलैप्स होने से बचाता है। किसको? ट्रैकिया को। कोलैप्स मतलब चिपकने से बचाता है, एक दूसरे से स्टिक होने से बचाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा सी शेप कार्टिलेज इसोफेगस में नहीं पाया जाता। क्यों भाई? फूड पाइप अब दिन भर थोड़ी ना खुला रखना जरूरी है, दिन भर थोड़ा ठूस रहे खाना। अब कई लोग खाते होंगे दिन भर, सॉरी उसको ठूस रहे हैं बोला हूँ, मतलब दिन भर थोड़ा हम खाते रहे। कई लोग आदत होती है ना, दिन भर तो कुछ ना कुछ जाना चाहिए, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, मिक्सचर, भगवान जाने और क्या क्या, मोमोज। मोमोज खाते हैं ना आजकल बहुत, भगवान जाने क्यों खाते हैं, इतना सड़ा लगता है। एक बार मैं वो भुंजा वाला मोमोज खाया था। भुंजा हुआ मोमोज क्या होता है? फ्राइड नहीं, वो आग में आजकल भूंजते हैं ना, तंदूरी। हाँ 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 हाँ, बहुत खाते हैं तंदूरी मोमोज। एक तो मेरे को मोमोज ऐसे नहीं पसंद, पूरा मैदे मैदे का, भगवान जाने कुछ टेस्ट होता नहीं उसका खुद का। वो सड़ा सड़ा सा सॉस, चाइनीज सॉस देते हैं लोग और मियोनीज देते हैं। तो वो जो तंदूरी वाला जब मैं खाया तो मैं बोला ऐसी ये मैदा ऊपर से पूरा जला दिए इसको, तो इसमें न्यूट्रिशन तो कुछ बचा ही नहीं है। और वो जो मसाला होता है तंदूरी करने का, बस वही एक स्वाद है जिसके कारण आदमी उसको गटा करा है, जो मुझे फील हुआ, मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ मेरे हिसाब से। बाकी एक चीज बताओ, मैदे को पूरा भूंज डाले हो, जला डाले हो, राख बन गया, तो बचा क्या उसमें? कुछ नहीं बचा, तो खा क्यों रहे? अच्छा लगता है। चलिए, तो ये जो कार्टिलेज है बेटा, ये क्या रहेगा? इसको इसलिए रहता है ताकि ये ऐसा चिपक ना जाए, स्टिक ना हो जाए। ठीक है, और ये कोलैप्स ना हो, और एयर कंटिन्यूस पास होगा बेटा। 24/7 एयर पाथवे हमेशा खुला होना चाहिए। क्लियर है बात आप लोगों को? सी शेप इसलिए होता है, पीछे एक मेम्ब्रेन होती है। कभी जब से आप हाँफते हैं, तेजी से दौड़ के हाँफते हैं, हाँफना समझते हो ना? ठीक है, तो अब बेटा आप तेजी से सांस लोगे तो ये जो एयर पाइप है ये फैलेगा, तब तो ज़्यादा एयर जाएगा ना, तो फैलने के लिए जगह तो होगी नहीं अगर कंप्लीट रिंग होगा तो इसीलिए क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है हल्का सा एक्सपांड हो सकता है। इमेजिन कर पा रहे हो? सी शेप कार्टिलेज है, ये एक्सपांड नहीं होगा, बट लास्ट में जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सपांड होती है इमरजेंसी के टाइम पे, जब हम तेजी से एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस रिंग है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है? तो वो आपको ट्रैकिया में मिलेगा और ब्रोंकाई में मिलेगा, और इनिशियल ब्रोंकाई, लास्ट ब्रोंकियल पार्ट में आपको नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब है एनसीईआरटी में। चलो अब आते हैं बेटा, इधर देखेंगे, ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रैकिया में ही आपको क्या मिलेगा? साउंड बॉक्स मिलेगा। साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स में क्या होगा आपका? वोकल कॉर्ड्स होंगे, ऐसे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही उसको खींचेंगे साउंड प्रोड्यूस होगा, ढीला हो जाएगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। एयर बाहर निकालने से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, एयर अंदर करने से भी साउंड प्रोड्यूस होता है क्या? हुआ ना? लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होना और स्पीच में कन्वर्ट होना वो अलग चीज है। एयर जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो स्पीच में कन्वर्ट होता है। चलिए, ट्रैकिया डिवाइड होगा दो पार्ट में, क्या बोलेंगे इसको? ब्रोंकाई। ठीक, अब ये जो ब्रोंकाई है यही
अंदर घुसेगा लंग्स के। यहाँ पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, डिप्रेशन लाइक, दैट इज कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। हार्ट ऐसे एकदम सीधा सीधा ऐसा नहीं रहता है, हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ऐसे तिरछा हल्का सा, ऐसा आलू टाइप का बन गया थोड़ा, ऐसा। ठीक है, चलिए अब ये जो ब्रोंकाई है ये अंदर घुसेगा, ब्रोंकाई अंदर घुसेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, मैं यहाँ पर ज़्यादा कचरा नहीं कर रहा हूँ, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगा, टर्शरी ब्रोंकाई एंड देन टर्मिनल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई जो रहता है फिर वो ब्रोंक्यूल में जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मोटा है, ट्रैकिया का जो डायमीटर है थोड़ा सा मोटा है, देन ब्रोंकाई का डायमीटर ट्रैकिया से थोड़ा सा कम होता है, फिर ब्रोंकाई के बाद जो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई आएगा, धीरे धीरे डायमीटर कम होते जाएगा। ध्यान से समझना, इसका भी रीजन है, सब में फिजिक्स अप्लाई होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो जो रहता है इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? अभी आप लोगों को पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं इसमें, मतलब एयर इनहेल और एक्सहेल करना ये पूरा लॉ ऑफ फिजिक्स पे डिपेंडेंट है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पूरा केमिस्ट्री है। इस चैप्टर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा क्या मिक्सचर मिलेगा। समझ आ रहा बात? डायमीटर छोटा होने से क्या फायदा होगा? है, यहां डायमीटर बड़ा है, यहां डायमीटर कम हो गया, और यहां पर देखो डायमीटर एकदम कम हो गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर कहां? लास्ट पार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया जितना डाउन होते जाएगा प्रेशर उतना बढ़ते जाता है। तो यहां पर के मुकाबले यहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना एयर का प्रेशर ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये क्या है? फिजिक्स नहीं, अरे पसंद नहीं है सब फिजिक्स, पसंद करना पड़ेगा बेटा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पसंद करना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट बताया, एक एक्सचेंज और दूसरा कंडक्टिंग पाथवे। तो कंडक्टिंग पाथवे कहाँ से होगा? पूरा स्टार्टिंग से लेकर के, भाई एक्सटर्नल लेयर हो गया, नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज हो गया, इंटरनल लेयर हो गया, नेसोफेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई हो गया, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल क्या होता है? ब्रोंकाई से भी छोटा होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल भी बड़ा और छोटा होते जाता है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक आपको क्या मिलेगा? कंडक्टिंग पाथवे। कंडक्टिंग पाथवे क्या होगा? सिर्फ एयर को एटमॉस्फेयर से यहां तक लाने का काम करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है लास्ट, दैट इज एल्वियोलार डक्ट होगा, ठीक है, एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलार डक्ट एंड एल्वियोलाई। ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा? एक्सचेंज जोन। ये वाला पार्ट होगा एक्सचेंज जोन, ठीक है। तो मेनली जो सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज होता है वो हमारा किस में होता है? एल्वियोलाई। सबसे ज्यादा जो एयर का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है? एल्वियोलाई में। थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत बेसिक है, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। क्लियर हुआ? कंडक्टिंग पाथवे क्या होता है? तो कई बार एग्जाम में आता है कंडक्टिंग पाथवे में एयर एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? सिर्फ वो कंडक्शन करेगा, मतलब एयर को कंडक्टिंग के लिए एक रास्ता बनाएगा। कंडक्टिंग पाथवे का भी अपना कुछ फंक्शन है।
वो भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एयर जो है एक्सचेंज जोन में नहीं जाता, इसके पीछे का कुछ रीजन है जो अभी ऑल इंडिया पीएमटी में पिछले 6 साल में, आई थिंक 6 या 7 साल में 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, मैं अपने टेस्ट में कई बार दिया हूँ। कंडक्टिंग पाथवे का क्या फंक्शन है? पहला तो मैंने बता दिया, एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सचेंज जोन तक के लेके जाएगा, बट ये उसका मेजर फंक्शन नहीं है। तो क्या है? हाँ हाँ, और देखो, हम जो भी एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, होते हैं कि नहीं? आप जो एयर लेते हो उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। अरे भाई, बाहर जाओगे तो डस्ट पार्टिकल मिलेगा। तो ये जो कंडक्टिंग पाथवे है, ये क्या करेगा? पहला तो एयर को फिल्टर करेगा। अब फिल्टर करने के लिए इसके पास क्या क्या चीजें, कुछ तो होना चाहिए ना फिल्टर करने के लिए, जाली वाली कुछ है, डस्ट को चिपकाने वाला कुछ मटेरियल होना चाहिए, स्टिकी मटेरियल होना चाहिए, ऐसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फिल्टर, जैसे हमारा जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल म्यूकस मेम्ब्रेन से भरा रहता है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हेयर्स होते हैं। वो हेयर क्या होता है? ऑयली होता है, ग्रीसी होता है। जो हमारा जो नॉस्ट्रिल के हेयर्स होते हैं ना, आप देखोगे नाक के अंदर भी हेयर्स होते हैं, तो ये हाईली सेंसिटिव एंड ग्रीसी होता है, ऑयली होता है। तो वहां पर ये क्या करता है? और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या म्यूकस बनाता है। हेयर भी थोड़ा सा स्टिकी होता है, हेयर काफी ग्रीसी होता है, स्टिकी होता है। तो यहाँ पर काफी सारा जो डस्ट पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाता है हमारे नॉस्ट्रिल्स में। पहला ये हो गया। अब एकदम जो फाइन एयर डस्ट पार्टिकल्स है, एयर के डस्ट पार्टिकल्स है, वो थोड़ा और पीछे जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा जो नॉस्ट्रिल पैसेज है, इंटरनल लेयर है, वो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन से वहां चिपकते जाता है पूरा। ठीक, देन उसके बाद फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स भी आपका स्टिकी होता है, वेट होता है, वहां पर भी डस्ट पार्टिकल चिपकेगा। देन उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। भाई म्यूकस बनता है ना ऐसे करके, म्यूकस बनता है कि नहीं? देखियोगे ना बाबा लोगों को, जो भारी सी फूकते रहते हैं, कुछ भी बोले इधर उधर थूकना चालू करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हमारा जो ट्रेकिया है, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है डस्ट पार्टिकल से। हम बहुत ज़्यादा जब डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं तो ये ट्रेकिया क्या करेगा बेटा? म्यूकस सिक्रेट करेगा। ठीक है, अगर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा चिपक गया है म्यूकस में तो वो और म्यूकस बनाएगा, ताकि उस पूरे डस्ट पार्टिकल को, या जो भी फॉरेन पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा, पूरा उसको कवर कर लेगा। अब ट्रैप कर लिया, कवर कर लिया, तो ये म्यूकस में जो डस्ट पार्टिकल है, अब वो वहां पड़ा तो नहीं रहेगा। बॉडी क्या करेगी? फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से रिमूव करना चाहेगी। तो रिमूव करने के लिए ट्रैकिया में एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियल मेम्ब्रेन होता है। कौन सा? सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल मेम्ब्रेन। कई बार क्वेश्चन आया है, सिलिएटेड एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारे बॉडी में जितने हॉलो ट्यूब्स है, पहला ट्रैकिया, दूसरा फेलोपियन ट्यूब, पहला ट्रैकिया, दूसरा फेलोपियन ट्यूब, ये दो जगह के क्वेश्चन 50 बार रिपीट हुए हैं एग्जाम। समझ आ गया बात? तो सिलिएटेड कोलमनार सिंपल एपिथेलियल मेम्ब्रेन, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल मेम्ब्रेन आपको कहाँ मिलेगा? इस साल भी आया था मेरे ख्याल से, इस साल या पिछले साल आया था। ठीक है, बहुत बार आ चुका है वो। सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या होता है? इधर देखेंगे, व्हाट इज एपिथेलियल मेम्ब्रेन? कौन बताएगा? नए लोगों से पूछेंगे।
बता बेटा, लास्ट बेंच, एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या होता है? एनटीए वालों ने बच्चे लोगों से धोखा किया है, बोला है कि टिश्यू नहीं आएगा, एनिमल टिश्यू, और टिश्यू से क्वेश्चन दिया था ना एक क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग में, बट बन गया था, नहीं बना था, तो पढ़ाया था ना, पिछले बार पढ़ाया था ना, एनिमल टिश्यू पढ़ाया था ना एनिमल टिश्यू में। इतना मैं बोला कि अर्थवर्म और कॉकरोच भी पढ़ा देता हूँ, कई होशियार लोग कितना मना किया, शुरू में तो मैं पढ़ा दिया था बेसिक, फिर लास्ट में टेस्ट मत लो बोले, आप लोगों के बैच वाले तो बोले थे टेस्ट मत लो, है ना, मैसेज कर करके, फोन कर करके स्टाफ लोगों को परेशान किए थे, सर इसका टेस्ट मत लो, है ना, शुरू में ले लिया था मैं, फिर बोलो टेस्ट मत लो। अब मेरा ये मानना रहता है कि जब भी एनटीए मना करता है उसके 2 साल तक एग्जाम क्वेश्चन देना चाहिए, 2 साल तक देना चाहिए, कोई भरोसा नहीं इनका मूड खराब हुआ दे दिए, ठीक है। एनिमल टिश्यू के भी क्वेश्चन शुरू में डाला, फिर मैं नहीं डाला, सब बच्चे मना करने लग गए, भगवान जाने थोड़ा सा पढ़ने में इनको कितना मेहनत लगता है। हाँ बता बेटा, एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या होता है, आप बताओ बेटा, अरे बताओ भाई, जो भी आप बताओ बेटा, आप बताओ, इसके बाजू वाले आप बताओ। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? अरे जो पता है वो बताओ, उसमें क्या, आप बताओ बेटा। नहीं पता तो नहीं पता बोलो, बात खत्म हो रही है, आप बताओ, नहीं पता, आप बोलो, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेटा? नहीं पता, आप बताओ बेटा, आप बताओ, आप बोलो बेटा, नहीं पता। हाँ, उसका सब टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, टिश्यू हो तो सबको पता है। कवरिंग टिश्यू होता है, किसी भी ऑर्गेन को कवर करने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं? एपिथेलियल। एपी का मतलब ऊपर, थिलिया, एपी का मतलब अबव, तो किसी भी ऑर्गेन को या टिश्यूज को कवर करने वाला जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिथेलिया टिश्यू। समझ आ रहा बात? 4 टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, लिख लिया रहो ऐसा, टिश्यू के 4 टाइप होते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आप लोग यहाँ लिखा करो, एक्स्ट्रा जो पॉइंट होता है ना उसको यहाँ लिखा करो ऊपर, ये इसको क्यों रखते हो? आप लोगों के चक्कर में ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मालूम है ना? पेड़ सबसे ज्यादा क्यों कटते हैं पता है आपको? पेपर बनाने के लिए। कभी इंटरनेट में सर्च मार के देखना कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज होते हैं उसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? पेपर में। और एक और हैरानी वाली बात है, और आजकल, पहले पेपर में होता था, अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से कौन से टाइप के पेपर में सबसे ज्यादा होता है? आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुन, कौन से पेपर में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है? पेपर में भी कौन से टाइप का? टिश्यू पेपर। हाँ, ज्यादा यूज होने लग गया टिश्यू पेपर में, सबसे ज्यादा जो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बढ़ गया, कॉपीज ज्यादा। आदमी तो आजकल टैब में लिख लेता है ऐसा, डिजिटल मुंह थोड़ा पोछेगा, वो तो टिश्यू पेपर से ही पोछेगा। तो कॉपी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, समझ आ रहा है? और
सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो वाइट वाला पेपर के लिए, उसमें ज़्यादा लकड़ियाँ लगता है। क्यों? और बहुत ज़्यादा रिफाइन करते हैं उसको। तो ये जो वाइट वाला है ना, अब मान के चलो इसके लिए ज़्यादा पेड़ कटेंगे इन कंपैरिजन टू वो जो रफ वाला कॉपी आता है ना, सस्ता वाला। इसीलिए ये महंगा, वो सस्ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लकड़ी यूज होता है, इसीलिए सस्ता वाला होता है वो, इसीलिए वही यूज करना चाहिए। और यूज करो तो पूरा कॉपी यूज करो। हाँ चलो, तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा। एपिथेलियल, भाई क्या हो गया भाई, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ये दो तो पता ही होगा, बोलो ये दो किसको नहीं पता? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा नहीं तो। हाँ नहीं पता? हाँ, मस्कुलर टिश्यू, हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल जो बोन से कनेक्टेड होता है, एक इनवॉलेंट्री मसल जो विसरल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, और एक कार्डियक मसल जो हार्ट में होता है। इन सारे मसल्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरॉन वगैरह को हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू बोलते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो किसी दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, जैसे बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट की टेंडन, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू हुआ। जैसे मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। तो टेंडन क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू हुआ। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, तो ब्लड क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो लिखो इसको। हाँ हेलो, हो गया? लिख लिए? एपिथेलियल टिश्यू क्या है? अब स्किन इज एपिथेलियल टिश्यू, जो बॉडी को कवर करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करता है। ऑल आर एपिथेलियल टिश्यू। तो वैसे ही ये जो ट्रैकिया है, इधर देखेंगे, वैसे ही ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है, इसको अंदर से और बाहर से एक मेम्ब्रेनस टिश्यू कवर करेगा, दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू अंदर से भी किसी ऑर्गन को कवर करता है और बाहर से भी किसी ऑर्गन को कवर करता है। तो अंदर से जो कवर करता है दैट इज क्या है बेटा? सिंपल कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में और आते रहता है। ठीक है, समझ आया बात? ये क्या है? सिंपल कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड क्यों है? सिलिया होता है, सिलिया का फंक्शन क्या है? मूवमेंट। किसी भी पार्टिकल को एक से दूसरी जगह मूव करवाता है, लाइक फैलोपियन ट्यूब में एग का मूवमेंट करवाता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। फैलोपियन ट्यूब में क्या कराता है? एग का मूवमेंट कराता है। कहां से कहां? वाह वाह, कहां से कहां पूछ रहा हूं? ओवरी से फिम्ब्रिय में जाएगा, दैट इज इनफंडिबुलम में, फिर वहां से एम्पुला तक आएगा। एम्पुला से वापस ओवरी में थोड़ा लेके जाएगा। यही काम धंधा नहीं है क्या उसको? यहां से यहां फिर ऐसे घुमाते रहेगा। तो अब ये जो सिलिया होता है, इसका काम क्या है? ध्यान से समझना। जो भी डस्ट पार्टिकल ट्रैप हुआ है, तो क्या होगा बेटा? ट्रैकिया से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? लंग्स में प्यूरिफाइड एयर जाता है। ह्यूमिडिफाइड एयर, प्यूरिफाइड एयर। ह्यूमिडिफाइड मतलब एयर में जो ह्यूमस है उसको रोक लेगा वो। प्योर एयर को जाना चाहिए, सूखा एयर को जाना चाहिए कहां तक? एल्वेलाई तक। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर जाएगा, ह्यूमिड जाएगा, तो इसका सरफेस, एल्वेलाई का सरफेस खराब हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं? प्यूरिफाई कर देते हैं, ह्यूमिडिफाई कर देते हैं उसको, मतलब ह्यूमिड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे बेटा कि जैसे डस्ट पार्टिकल आया तो क्या होगा? म्यूकस बनेगा। ये म्यूकस को फिर धीरे धीरे प्रोपेल किया जाएगा ऐसा,
धीरे धीरे प्रोपेल किया जाएगा ऐसा, फिर ये बाहर निकलेगा और हमारे फेरिंग्स वाले रीजन में आएगा, वॉलेंट्री रीजन में आएगा म्यूकस, फिर हम म्यूकस को क्या करेंगे ऐसा करके हम बाहर रिमूव करेंगे, और रिमूव करते नहीं बनेगा तो यहां से यहां सीधा इसोफेगस करते हैं ना। क्लियर हो गया ये, इसका फंक्शन समझ आया क्या? तो क्या क्या होगा बेटा बताओ इसका, कंडक्टिंग पाथवे का बताओ फंक्शन क्या क्या है? रिमूव्स फॉरेन और डस्ट पार्टिकल और ह्यूमिडिफिकेशन और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ला देगा। क्योंकि जैसे बाहर अब ठंडा है तो ठंडा एयर अगर लेंगे तो ठंडी ठंडी एयर अगर एल्वेलाई में जाएगा तो क्या होगा बेटा, हमारा ब्लड ठंडा होना चालू हो जाएगा, जिससे कि हमको सर्दी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा। तो क्या होगा, ये कंडक्टिंग पाथवे भी क्या करेगा, एयर को बॉडी के टेम्परेचर में ला देगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, घूम घाम के आ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, देन एक्सचेंज जोन का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब आता है एग्जाम में आजकल, ये बहुत बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज है। तो कंडक्टिंग पाथवे का 3 फंक्शन क्या क्या देखे, एयर को प्यूरिफाई करेगा, फॉरेन पार्टिकल डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक है, तीसरा टेम्परेचर मेंटेन करेगा। कहाँ तक जाने में, मतलब एल्वेलाई तक जाते हुए, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्म एयर है, एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर ज्यादा है एयर का, तो वो ज्यादा गर्म एयर को कम गर्म करेगा, और अगर ठंडा एयर है तो उसको थोड़ा सा गर्म करेगा, बॉडी टेम्परेचर में लाके छोड़ देगा एल्वेलाई तक। क्लियर हुआ? 3 फंक्शन समझ आया? ट्रैकिया का समझ आया? ठीक है बेटा, चलिए, देन एक्सचेंज जोन का क्या है, सिंपल, कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लंग्स। हो गया, ये लिख लिया आप लोग? चलिए, अब देखो, कंडक्टिंग पाथवे मैंने बता दिया कहां तक होता है, नॉस्ट्रिल से कहां तक होगा, कहां एल्वेलाई तक होगा। अरे कंडक्टिंग पाथवे कहां से कहां तक होगा, नॉस्ट्रिल से कहां तक होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और एक्सचेंज जोन में क्या क्या रहेगा, एल्वेोलार डक्ट एंड एल्वेलाई। वैसे और भी स्ट्रक्चर होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक्सचेंज जोन में मेनली एल्वेलाई, और भी होते हैं, ध्यान रखना। वहीं छोटे छोटे ऐसा लिख लिया करो।
हो गया। आजकल यही सबसे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए थोड़ा इस पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। मतलब जो एकदम शुरुआती बेसिक चीजें हैं ना, उससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे बेटा लंग्स। लंग्स कितने होते हैं? एक की दो? वन पेयर, वन पेयर्स में। चलो, लंग एक स्पॉन्जी ऑर्गेन है बेटा। लंग एक स्पॉन्जी ऑर्गेन है, एयर फिल्ड ऑर्गेन है। ठीक, एयर जो ये जो लंग्स हैं, ये बाहर की तरफ से दो टाइप के मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एक मेम्ब्रेन जो लंग से बिल्कुल चिपका हुआ है, लेमिनेशन टाइप का, देखो ये मैं खींच रहा हूं लकीर, ऐसा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल इसके बाहर लेमिनेशन टाइप का, इससे लेमिनेशन समझते हो ना, एकदम चिपका हुआ ऐसा, लेमिनेशन जैसा उससे चिपका हुआ है बाहर की तरफ ना। कहीं कहीं ये मेम्ब्रेन अंदर जा रहा है मेरे से, अंदर नहीं होता। तो ये दो मेम्ब्रेन है, एक जो लंग्स के बिल्कुल सरफेस से चिपका हुआ है और एक थोड़ा उससे सेपरेटेड है, दिख रहा है? हाँ, ये ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो एक होता है एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल को पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इंटरनल को विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर होगा और ये एक इनर होगा। इन दोनों के बीच में आपको एक स्पेस मिलेगा, दैट इज प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होगा? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर। फ्रिक्शनलेस मूवमेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। लिख लेना, प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर। हो गया? हो गया ना? चलो, अब देखते हैं कि जो लंग्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका लोकेशन क्या है। तो लंग्स जो है ये थोरैसिक चैम्बर में होता है, थोरैसिक केज। केज समझते हो ना, पिंजरा।
जैसे चिड़िया एक पिंजरा में होता है ना, वैसे ही थोरेसिक केज में कौन होता है? लंग्स। ठीक है, तो इसका जो एनाटॉमिकल बाउंड्रीज है, एनाटॉमिकल बाउंड्रीज मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर से ये घिरा हुआ है, वो भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात तो जो लंग्स है ये चारों तरफ से एयर टाइट चैम्बर में है, दैट इज एयर टाइट चैम्बर में है, और ये एक थोरेसिक केज के अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो थोरेसिक केज में क्या क्या आता है? तो इसका लंग्स, जैसे ये मेरी बॉडी में लंग्स है, तो सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी का जो बोल सकते हैं कि साइड्स है, मतलब उसका साइड समझते हैं ना, मतलब फ्रंट को क्या बोलेंगे, बैक को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो जनरली हमारा जो बॉडी है उसको 4 पैर वाले जानवर के हिसाब से ही हम लोग काउंट करते हैं, मतलब उसको वैसे रीड करते हैं। तो जैसे कोई भी एक पूछ हो, जो भी एक जानवर है ये XYZ, कैसा लग रहा है वैसे ये? चीता, चीटी, चीटी में 6 पैर होता है बेटा, 4 है इसका, है? बकरी, हाँ ठीक है, बकरी मान लेते थे। तो ये वाला हिस्सा, इसका पीठ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? डॉर्सल। ये वाला हिस्सा वेंट्रल, इधर वाला एंटीरियर, और ये पूंछ वाला हिस्सा पोस्टीरियर। अब इस बकरी को ऐसे खड़ा कर दो, हम वैसे ही पूछ रहे हैं, तो मान के चलो हम ऐसा है और ऐसा हो गया, तो हमारा ये वाला हिस्सा क्या हो गया? डॉर्सल। ये वाला हिस्सा वेंट्रल, ठीक है, इधर वाला हिस्सा एंटीरियर और इधर वाला हिस्सा पोस्टीरियर। तो लंग्स का सामने जो हिस्सा दिख रहा है ऐसा, ये कौन सा होगा? ये सामने जो दिख रहा है क्या हो जाएगा? वेंट्रल। तो वेंट्रली कौन सा बोन है सामने? स्टर्नम तो पूरा लेटरली है, फ्रंट टू बैक तक के, स्टर्नम तो चारों तरफ है। सबसे फ्रंट में क्या है ये? हाँ सॉरी, स्टर्नम, हाँ मैं सोच रहा था, सबसे फ्रंट में क्या है? स्टर्नम, है ना। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा ऐसा? स्टर्नम। ये कौन सा बोन है? स्टर्नम। और डॉर्सली इसके जस्ट पीछे अगर देखेंगे तो कौन सा है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या मिलेगा आपको? वर्टिब्रल कॉलम। ऐसा यहां से पूरा ऐसा वर्टिब्रल कॉलम, मैं ऐसे रफ बना दे रहा हूं, वर्टिब्रल कॉलम। देन लेटरली क्या है? पूरा रिब्स है ना। ऊपर की तरफ ऐसा कुछ खास बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बट नीचे की तरफ डायफ्राम, नीचे की तरफ क्या मिलेगा इसमें? डायफ्राम। इधर देखेंगे ये क्या मिलेगा? डायफ्राम। ठीक है, तो नीचे के साइड डायफ्राम, ऊपर के साइड क्या होगा? स्टर्नम कहाँ होगा बेटा? ऊपर के साइड कहाँ होगा? ऊपर का ऐसा बाउंड्री कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर साइड क्या होगा? ये वाला हिस्से में क्या होगा? लंग्स जो रहता है मीडियस्टेनम, एक एरिया होता है मीडियस्टेनम वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है, और उससे जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा बोन आ रहा है? कॉलर बोन, कॉलर बोन आएगा, बट आपके में नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे ध्यान रखना, कॉमन सेंस वाली बात है। क्लियर हो गया? तो लंग्स प्रेजेंट इन एयर टाइट chamber of thoracic cage which has boundaries। बाउंड्रीज क्या क्या है? बाउंड्रीज क्या क्या है आप लिख लेना, डॉर्सल, वेंट्रल,
लेटरल एंड लोअर साइड, डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल, स्टर्नम, लेटरल, रिब्स, लोअर साइड में डायफ्राम। हो गया? दो क्वेश्चन आते बेटा इस चैप्टर से, ठीक है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है, फिक्स है। इस साल भी आया था। तो घर जाके आज क्या करोगे, जितना, सबसे पहली बात तो मैं जितना पढ़ाया हूँ मेरे नोट्स को पहले देखो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक। देन उसके बाद आपके पास जो भी बुकलेट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आज कराया नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स का। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग थोड़ा सा कभी कभी टफ क्वेश्चन आता है इससे, तो ये पूरा फिजिक्स के लॉ से बनता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो रहता है वो पूरा फिजिक्स है, समझ आ रहा है बात? एयर प्रेशर का खेल है, प्रेशर कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, सक्शन प्रेशर कब होता है, एक्सपेल आउट प्रेशर कब बनेगा, ये सारा चीज़ आता है। तो गोल नहीं मारना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, इस साल भी आया था। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, अगर मैच दी फॉलोइंग आया तो बनेगा, लेकिन इससे अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है घुमा के, सांस छोड़ने के बाद लेंगे फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा टाइप का, तो फंसते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट का अपन डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सिर्फ डेटा याद रखने से नहीं बनेगा, डेटा आ गया तो अच्छी बात है, और कॉन्सेप्चुअल आ गया तो फिर गया, फंस जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और अगर हो पाया तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो खैर बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन यहां से आता है हर साल। तो अभी ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि सारे नेक्स्ट जो भी मेरा 1-2 क्लास होगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे अपन, है ना। और अच्छे से आप समझ जाओगे, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक बार अच्छे से समझना है, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। गोल मारोगे तो चीजें नहीं बनेंगी, और डाउट पूछना है, अगर कोई चीज नहीं समझ आया तो क्लास में पूछना है या क्लास के बाद पूछना है। आप लोगों की गंदी आदत है क्या, स्कूल वाली, नहीं समझ आया तो नहीं पूछेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, हमारे कलीग क्या सोचेंगे, इसी में फंसे रह जाते हो। नहीं समझ आ रहा है, इतने शर्मीले नेचर के हो अगर, तो बाहर टीचर से पूछ लो, थोड़ा वेट कर लो, लेकिन पूछ के कंप्लीट करो, छोड़ना नहीं है कुछ चीज। समझ आ रहा है सबको? आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहां से बाहर कदम रखना है, ये पहले से क्लियर रख लो। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी बिना समझे बाहर नहीं निकलना है। अगर सेम डे पॉसिबल नहीं है
तो टीचर को बोलो सर मैं आपसे थोड़ा देर पहले मिलूंगा, आप 20 मिनट पहले आ जाइए या मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दो। आप टीचर से बिल्कुल बात करिए, टीचर का दिमाग खा जाओ, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बैकलॉग्स नहीं रखने। कॉन्सेप्ट अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए उसका भी बैकलॉग होता है, सिर्फ थ्योरी का बैकलॉग नहीं होता है। कोई चीज़ नहीं समझ आया, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक नहीं समझ आया, वो छूटते छूटते वो छूट ही जाएगा हमेशा की। तो आपको ये आदत नहीं डालनी है, स्कूल वाला जो आदत है आपका, बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं देख लोगे, बाद में सिर्फ एग्जाम में कम मार्क्स आएगा वही देखोगे। तो बेटर है अभी से प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो, एकदम नहीं शर्माना है। स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करके जाने शुरुआत से। बाद में हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, कभी नहीं होता, बाद में कुछ नहीं होता, जो होता है शुरुआत से होता है। और स्ट्रिक्टली एक चीज को फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पूरा आज से लेकर के पूरा एग्जाम तक, मई तक, आपको अगले साल तक एक ही टाइप का सिस्टम फॉलो करना है, एक ही रूटीन फॉलो करना है अगर सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से। गधे घोड़े जैसा मेहनत से भी सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत, स्मार्टनेस और एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू करने से ही सिलेक्शन होता है। तो प्रॉपर सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल है, मैं बार बार बताते रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, बार बार बताऊंगा, फिर भी आप वो चीज को फॉलो नहीं करोगे, देखना आप लोग, ठीक है। क्लासरूम में हाईली अटेंटिव रहना है, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बनना है। शरीर यहां आत्मा कहीं और, ऐसा नहीं करना है। शरीर और आत्मा को यहीं रखना है, पूरा फोकस लगा के आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, आप कहीं से भी पढ़े हुए हो, कुछ भी पढ़े हुए हो, ये मान के चलना है कि आज मैं जो चीज पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं वो मुझे नहीं आता, मुझे इसको पूरे तरीके से सीखना है, अच्छे से समझना है। ये मेंटालिटी से बैठोगे तो चीजों को दिमाग में इनटेक कर पाओगे, नहीं तो बैरियर्स बन जाते हैं। बैरियर क्या चीज का बनेगा कि ये इजी है, ये मेरे को आता है, तो ये बैरियर क्रिएट नहीं करना। यहाँ क्लासरूम में बैठ आपको चीजों को एकदम फ्री रखना, रास्ता साफ रखना, मेरे को नहीं आता ये चीज, मेरे को पूरा सीखना है। अब ऐसा तो नहीं है ये चैप्टर आप लोगों को नहीं आता था ना, पढ़े हो ना, लेकिन 10% चीजें कुछ तो अलग मिला होगा, तो वो 10% ही बाद में रिजल्ट क्रिएट करता है। तो रास्ता साफ रखना है, दिमाग हाईली अटेंटिव बैठना है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, पहला समझ आ गया बात। दूसरा, घर में जो आप सेल्फ स्टडी करोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। घर जाकर के जो भी पढ़े हो, सेम डे का टॉपिक सेम डे रिवाइज करना है, अच्छे से। रिवाइज करने का मतलब सिर्फ पेपर पढ़ने जैसा नहीं पढ़ना है, आपको समझते हुए पढ़ना है, देन उसको लर्न भी करना है। रटने वाली चीज को रटना है, समझने वाली चीज को समझना है, पूरा अच्छे से, बिना देखे आपको आना चाहिए। समझ आया? बिना देखे आना चाहिए, ऐसा आपको एकदम समझते हुए पढ़ना, टाइम देके पढ़ना। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे टाइम देके पढ़ना। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? तीसरा, जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लिए, समझ लिए, तुरंत उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है, तुरंत एमसीक्यू सेम डे। अगर आज के टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनते तो 10 क्वेश्चन बना लो, लेकिन बना के खत्म करना है। ऐसा नहीं करना है कि चैप्टर कंप्लीट होगा देन उसके बाद अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा आप अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, एक भी चैप्टर के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरे के पूरे। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो भूल ही जाओ, बायो कर भी लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो और नहीं कर पाओगे। तो बेटर है हर दिन छोटा छोटा टास्क लेते चलो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट। आपका वीकली टेस्ट होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा। हर टेस्ट को ईमानदारी से और सीरियसली देना है, प्रिपरेशन हो या ना हो। आपको ये सोचना है कि यही मेरा नीट है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट टेस्ट। ये मेंटेलिटी आपको साल भर रखनी है बेटा। अगर आप हर टेस्ट को सीरियसली मेरा नीट है सोच के दोगे तो आप वैसा एफर्ट लगाओगे,
आप प्रयास करोगे कि हर टेस्ट दो, तबीयत खराब होगा तो भी दोगे, क्योंकि आप नीट में तबीयत खराब हुआ, घर में गेस्ट आ गए तो क्या छोड़ दोगे? छोड़ दोगे क्या? बुआ के भाई, बुआ के बच्चे लोग आए हैं, कजन, ब्रदर एंड सिस्टर्स, बहन की शादी है, तो छोड़ दोगे क्या? नीट बाहर में जाए शादी, वो अपना शादी करें, वो नाचे कूदे, हमको क्या करना, हम अपना एग्जाम देंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत इमरजेंसी हो तो टेस्ट छोड़ना है, अदरवाइज जैसा आप नीट में बिहेव करोगे वैसा टेस्ट में बिहेव करो। ये मेंटेलिटी जो है बेटा, साल भर अगर आप रखोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। साल भर आपको यही सिस्टम फॉलो करना, बस 4 चीज, क्लासरूम में अटेंटिव, घर जाके सेल्फ स्टडी अच्छे से करना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है सेम डे, नहीं बनता है तो टीचर से पूछना है, इंटरनेट से देखना, कुछ भी करना, सॉल्व करना है। चौथा, टेस्ट को ईमानदारी से देना है हर हफ्ते, भले कम नंबर आए, भले 2 नंबर आए, 2 को 200 बनाना है, 200 को 400 और 400 को 600, 600 को 700। ये प्रयास आपको साल भर करनी है। डिप्रेशन वाली चीज नहीं लाना है कि कम आ गया नहीं देना है जॉब, ये नहीं करना है, ठीक है? बस इतना ही फॉलो करना है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एग्जाम। जो भी सेलेक्ट होता है सिर्फ यही 4 चीजें फॉलो करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही 4 चीजें नीट निकालने के लिए भी है, यही 4 चीजें IIT JEE निकालने के लिए भी है, और यही 4 चीज UPSC क्लियर करने के लिए भी है। सब में सेम पैटर्न फॉलो होता है, मेहनत तो लगना है। क्लियर हो गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। टेम्परेचर एल्वेलाई तक जाते हुए कम होता है, इनिशियल पाथवे में नहीं होता है। तो जब हम ठंडा ठंडा एयर ले लेते हैं तो ये वाला हिस्सा तो हो गया ना ठंडा, ठीक है, तो वहां के ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा, इम्यूनिटी स्लो हो जाती है। ब्लड वेसल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ना बेटा, इम्यूनिटी इज डिपेंड ऑन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल को फैलाने का एक प्रोसेस है। ब्लड वेसल फैलने से क्या होता है, जैसे मान के चलो ब्लड वेसल फैल गया, ब्लड वेसल फैलने से जो WBC होता है वो आसानी से यहाँ से ऊज आउट हो सकते हैं। समझ आ रहा है? मैक्रोफेज आसानी से बाहर निकल के आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डायमीटर अगर ब्लड वेसल का कम हो गया तो WBC फंस जाता है, तो इम्यूनिटी अच्छे से नहीं होती। इसीलिए जैसे गला बैठ गया या सर्दी हो गया, खांसी हो रहा है या गला खराश लग रहा है, मतलब इन्फेक्शन हो रहा है इस एरिया में, तो हम ठंडे पानी से, नमक पानी का गार्गल करते हैं या गर्म पानी से? नमक पानी से गर्म वाला करते हैं कि ठंडे पानी का करते हैं? क्यों ठंडे का क्यों नहीं करते? ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अरे भाई आपको जैसे कुछ चोट लग गई, ब्लड आ रहा है या सूजन हो रहा है, चोट लग जाती है, खून आ जाता है, ऐसा कट गया, तो आप गर्म से सेकाई करते हो कि बर्फ लगाते हो? गर्म से सेकाई करते हो, कट जाता है तो गर्म से सेको तो और ब्लड खटाखट निकलेगा। गर्म से वैसोडाइलेशन होता है, ठंडे से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जैसे ही आइस लगाते हो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, फट से क्लॉट हो जाता है। तो गर्म पानी से करने से क्या होता है, ब्लड वेसल यहाँ का डायलेट होगा, डायलेट होगा तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चालू हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए गर्म पानी से गार्गल करते हैं, नमक डालते हैं क्योंकि आसपास के इन्फेक्शन को मार सके नमक से। अचार में नमक डालते हैं ना, डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? नमकीन बनाने के लिए, खराब ना हो। खराब किससे होता है? मेनली बैक्टीरिया, फंगाई। तो वो लोग ज्यादा हाईली सलाइन कंडीशन में बैक्टीरिया और फंगाई अगर आया भी अचार में तो उसका भी अचार बन जाएगा। समझ आ रहा बात? तो इसलिए सलाइन वाटर से करते हैं और गर्म करते हैं। ठीक है, चलो। जो नए बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में आए बेटा, मिलेंगे अभी 5 मिनट के लिए।